नमस्कार, मैं हूं उमेश धंद्राले। आप देख रहे हैं अपडेट अमरनेर 9 न्यूज़। दोस्तों, रविवार है और रविवार के दिन हम आपके लिए हमेशा की तरह स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज का स्पेशल रिपोर्ट भारत और चीन के ताज़ा हालात पर है। महज कुछ दिन पहले चीन ने फिर एक बार तवांग में हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को हमारी सेना ने ताबड़तोड़ जवाब देते हुए नाकाम कर दिखाया। सिर्फ नाकाम ही नहीं किया, चीन के सैनिकों को इस तरह से खदेड़ा कि शायद ही दोबारा यह हमारी सीमा की ओर देखने की कोशिश करे। इस तरह का हौसला हमारी सेना का बुलंद क्यों हुआ? क्या कारण है इसके पीछे? इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको आज इस स्टोरी के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी ने उनके कार्यकाल में देश की सुरक्षा को लेकर कुछ इस तरह से कदम उठाए हैं कि शायद ही कोई दुश्मन देश हमारी ओर बुरी नज़र डाल सके। चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, हमारी सेना की जिस तरह से मजबूती यहाँ की गई है, जिस तरह से तैयारियां हमारी सेना की यहाँ है, तो तवांग जैसी छूट-फूट घटनाओं के अलावा ज़्यादा कुछ चीन हो या फिर अन्य कोई दुश्मन देश हो कर नहीं पा रहा है। देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट, ताकि आपको भी पता चले कि विपक्ष क्यों इतना आग बबूला होता है नरेंद्र मोदी को लेकर, क्यों नरेंद्र मोदी दुश्मन की आंखों में छलने लगे हैं। यह पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस आज के स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। अभी भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज़ाना अपडेट्स मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विमान आज चीन से मुकाबले के लिए तैयार है, तो ये नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादे और उनके विजन की वजह से। आज आपको राफेल इसलिए भी याद दिला रहा हूं कि आज फ्रांस से आखिरी राफेल लड़ाकू विमान भी भारत आ गया। 2016 में हुई 36 राफेल विमानों की डील आज पूरी हो गई। 35 पहले आ चुके थे राफेल, बचा हुआ एक राफेल आज भारत पहुंच गया। डील के आखिरी राफेल विमान ने फ्रांस से उड़ान भरी और यूएई में मिड एयर रिफ्यूलिंग की, यानी हवा में ही बिना रुके ईंधन लिया और उसके बाद सीधे भारत में लैंड हुआ। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ राफेल में डील की, और वो भी इसलिए हो पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जिम्मा लिया कि करो भैया, वरना आज जो आप 2022 में देख रहे हैं, जब चीन जो है वो तमाशा शुरू कर रहा है और वो कर नहीं पा रहा क्योंकि हमारे सैनिक मजबूत हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, राफेल हमारे पास है। तो 6 साल पहले नरेंद्र मोदी ने महसूस किया था कि ये कागज के काम में फंसे रह जाओगे, जैसे मनमोहन सरकार में फंसे हुए थे। ये राफेल नहीं आता ना, ये नहीं आता तो हमारी हालत आज क्या होती सोचिए। आज सोचिए कि उस आदमी ने अपने ऊपर कितना एक तरह से बोझ लिया, क्योंकि उनको पता था ये होगा, ये तमाशा इस देश के अंदर होगा। लेकिन आज जो हम खड़े ना, जिस हालत में हमारी सेना जिस मजबूती से खड़ी है, उसके पीछे राफेल विमानों का योगदान है। राफेल विमानों की डिलीवरी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, जब अंबाला में 5 राफेल विमान लैंड हुए थे। उसके बाद से 35 राफेल विमान भारत आ चुके थे। आखिरी वाले राफेल के आने में इसलिए देरी लगी क्योंकि इस विमान का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था। बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर 18 राफेल का स्क्वाड्रन तैनात है। अब आप कहेंगे वहीं क्यों? हाशीमारा जहां पर ये 18 राफेल तैनात हैं, वहां से तवांग की दूरी लगभग 673 किलोमीटर, मात्र 673 किलोमीटर दूर तवांग है, इसलिए वहां स्ट्रैटेजिकली इनको तैनात किया गया। हरियाणा के अंबाला में 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में 18 राफेल तैनात है। अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर 284 किलोमीटर दूर है। तो एक तरफ चीन को टाइट किए हैं राफेल से, दूसरी तरफ पाकिस्तान को टाइट किए हुए हैं। यानी पूर्वी सेक्टर में पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर राफेल तैनात,
चीन के लिए और पाकिस्तान से निपटने के लिए अंबाला वाला राफेल काम आ रहा है। और आपको इसलिए इस राफेल की कीमत समझनी चाहिए कि राफेल के आने से भारत की सैन्य ताकत बढ़ गई। राफेल दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। यह 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। किसी भी मौसम में किसी भी मिशन पर भेजा जा सकता है। यानी अगर अभी ठंड पड़ रही है और उधर से चीन अपना तमाशा करेगा तो उसमें राफेल जाएगा उड़कर और ठोके आएगा। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, 1 मिनट में। अच्छा, इतना भी नहीं है कि चीन में घुसने की जरूरत है। जितनी दूर तवांग है उसके पार ये यहीं से उड़ के उधर मार सकता है। मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर पर घंटा है। तो तवांग को पार करने में तो इसको 15 मिनट का टाइम लगेगा। राफेल का विंग स्पैन 10.90 मीटर है। पहाड़ी इलाकों में आसानी से उड़ सकता है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, तो हर तरफ देख लेता है, यानी किसी भी दिशा में हमला कर सकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3800 किलोमीटर, यानी 3800 किलोमीटर तक हमला करके वापस लौट सकता है। 1 मिनट में 2500 राउंड तो फायरिंग कर देता है भाई। 30 mm के तोप के गोले दाग सकता है। हैमर मिसाइल इसमें लगी हुई है। मीटियोर मिसाइल लगी हुई है, रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प मिसाइल भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल में माइका मिसाइल भी लगी है। हवा से जमीन पर मिसाइल अटैक कर सकता है। 25,000 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। अब आप सोचिए, दोस्त को फायदा पहुंचाया बॉस, देश का फायदा था इस राफेल। सोचिए, यही राफेल विमान जब पीएम मोदी भारत के लिए खरीदने की डील करके आए तो यहां क्या क्या नहीं हुआ। जो पार्टियां आज तवांग पर राजनीति कर रहे हैं वो तब भी वही कर रहे थे। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल डील पर पीएम मोदी के लिए कहा था कि चौकीदार चोर है। चुनावी मुद्दा बनाया, बाद में खुद भी आ रहे और बाद में राहुल ने माफी भी मांगी कोर्ट में। 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील से सेना को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि अलग अलग रैली में अलग अलग नुकसान का डेटा बताते थे। 2018 में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ का कैसे हो गया। कोर्ट में लिख कर देना पड़ा कि भैया क्या क्या लगवाएं जिससे इतनी कीमत बढ़ी। 2019 में राफेल की पूजा करने को कांग्रेस ने नौटंकी बता दिया। यह आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बदले अनिल अंबानी की कंपनी को डील दिलवाई, टैक्स में छूट दे दी। 2019 में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का गुरु बताया और कहा कि राफेल सौदा एक बड़ा घोटाला है। आज तक यह घोटाला कोई साबित नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। 2021 में कांग्रेस ने राफेल डील को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला कहा था। आज जैसे ये लोग घोटाला बता रहे थे, वो घोटाला तो मिला नहीं, लेकिन वही राफेल जो है ना, वो चीन का पैकअप कर रहा है। जो लोग चीन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौका बना रहे थे, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से भारत ने बॉर्डर पर 2.5 साल से चीन के सामने डटकर खड़ा रहने का काम किया, उससे पूरी दुनिया में चीन की दादागिरी का सामना करने वाले देशों को संदेश गया कि कोई एक देश ऐसा भी है जो चीन की दादागिरी से लड़ सकता है और चीन के खिलाफ मजबूत इरादों के साथ आज भी डटा हुआ है। भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और चीन के खिलाफ भारत की पूरी तैयारी भी है कि चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज आपको LAC पर चीन का बोरिया बिस्तर बांधने वाले सैनिकों की एक्सक्लूसिव तैयारी भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जो अपनी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पा रही। आज का जमाना अलग है। तवांग के बूम ला में भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम लगातार अभ्यास करती रहती है। तस्वीरें देखिए, हाई एल्टीट्यूड है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी यहां कई लोगों को। एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन सेना के जवानों का जोश हाई है क्योंकि उनको इधर से बैकअप मिला हुआ है। बूम ला में चीन बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सेना अटैकिंग मोड में ट्रेनिंग करती है, यानी अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो फौरन उसका जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। देख रहे हैं किस तरह से तैयारी चल रही है इतनी भयंकर ठंड में। जवानों की यह ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अगर युद्ध की नौबत आए तो सभी रेजिमेंट एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से दुश्मन को भारतीय सीमा से बाहर कर सके। जिस बूम ला में ये जवान तैनात है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम होता है, -20 डिग्री तक तापमान चला जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग से ही जवान पूरी तरह से फिट और तैयार रहते हैं। इस ट्रेनिंग में कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ी इलाकों में
किस तरह से खुद को बचाते हुए दुश्मन को मार गिराना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। एलएसी पर कोई गड़बड़ होती है तो उससे कैसे निपटना है, यह भी ट्रेनिंग के दौरान बाकायदा बताया जाता है, क्योंकि वहां गोली चलाना तो अलाउड नहीं है, तो कैसे देना है यह बताया जाता है। गलवान का मामला हो या फिर हाल में तवांग का, राजनीति के चक्कर में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन फैक्ट यह है कि पिछले 2 साल में जब से चीन के साथ टकराव चल रहा है, भारतीय सेना ने एलएसी पर उन सभी पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत से मजबूत की जिन पॉइंट्स पर चीन के साथ टकराव चल रहा है। तवांग के जिस इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, वो ऐसा ही पॉइंट है जहां भारत का दबदबा है, और चीन इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे वो भारत के दबदबे को कम कर सके, लेकिन भारतीय सेना अपनी चौकसी और अपनी तैयारी से ऐसा होने नहीं देती। बुमला में भारतीय फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है, जो भी अहम पोस्ट है वहां पर भारतीय जाबाज अपनी पकड़ और मजबूत कर चुके हैं। वहां से एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। यहाँ पर ये जो रास्ता है जो बुमला की तरफ जा रहा है, ये सीधे भारत और चीन की सीमा पर है, और बुमला वो इलाका है जहाँ पर भारत और चीन के साथ में कई बार बैठकें भी होती हैं, और वहां पर मीटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर भारत और चीन के बीच में वार्ता होती है। और इस वक्त इस पूरे तवांग सेक्टर में काफी गंभीरता से इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे भारतीय सेना अपनी मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ाए। और साथ ही आप देखिए मौसम की कंडीशंस में आपको दिखाना चाहूंगी, हमारे वीजे पंकज गुप्ता अगर दिखा सकें किस तरह से बर्फ यहां पर पड़ी हुई है। ये देखिए इस कॉन्वॉय के पीछे आप देखिए यहां पर बर्फ पड़ी हुई है। ये जो बर्फ है ये दिखा रही है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं इस वक्त यहां पर, और 17,000 फीट की ऊंचाई पर आगे जहां पर हमारे जो सैनिक हैं अपनी अपनी पोस्ट पर, अपनी पोजीशंस पर तैनात हैं, और यहीं पर कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग रखी हुई है भारतीय सेना ने, और भारतीय सेना डटी हुई है चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप देखिए किस तरह से ये जो गाड़ियों का कॉन्वॉय है यहाँ पर डिप्लॉयड है, और ये बताता है कि कितनी हलचल यहाँ पर इस वक्त तेज है। सेना हाई अलर्ट पर है इस पूरे अरुणाचल सेक्टर में। अब आप सोचिए 17,000 फीट पर इतनी ठंड में ये सैनिक तैयारी किए बैठे, और यहां संसद में, संसद के बाहर जो नेता हैं टेलीविजन डिबेट्स में आए, इधर उधर जाएं, अरे इनको तो वो हमला नहीं करने दिया जा रहा, इनको तो रोका जा रहा है, अरे सरकार चीन से डर गई है। अरे भैया वो इतनी ठंड में तैयारी किए बैठे हैं, आप कह रहे हो सरकार डर गई, देश डर गया। हवा में जिस बुमला में ट्रेनिंग की तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, उसके सामरिक महत्व के बारे में भी समझिए। बूम स्थिति मजबूत हो रही है तो वो इसकी बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने एलएसी के इलाके में बेहतर किया। पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बॉर्डर के इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उसके अलावा सेना के लिए नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। वहां से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फ्यू माइल्स अभी हम यहाँ हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड बंकर्स हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इन्हीं बंकरों में रह करके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पे हमारी जो फौजें हैं वो दुश्मन को कड़ी चुनौती देती हैं। नए बंकर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है यहाँ पे वो साफ तौर से दिखाता है कि ऐसे हालात में किस तरीके से चीजें संभाल के रखती हैं हमारी फौजें। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफी ज्यादा सरगर्मी महसूस हो रही है, लेकिन इन बंकरों में अगर मैं आपको ले जाके दिखाऊं, ये नए बंकर बने हुए हैं और इनकी दीवारें जो हैं वो साफ तौर से दिखाती हैं कि 1962 के जो बंकर थे उसके अलावा भी इन बंकरों को बनाया गया है। ये नई दीवारें हैं। पूरी रास्ते में हम तवांग के देखते आए हैं कि 1962 के जो बंकर हैं वो अभी भी मौजूद हैं, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अभी भी काफी ज्यादा अगर कुछ चाइनाज की तरफ से मूवमेंट होती है तो ऐसे हालात में हमारे फोर्सेस चीन की पीएलए को टफ चैलेंज देते आएंगे। देख रहे हैं इतनी तैयारी, एलएसी पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया, सेना को आधुनिक हथियार और उपकरण दिए गए, राफेल को तैनात किया गया, और आज तो चीन को बहुत बड़ी चेतावनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के टेस्ट से दे दी गई। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और अपने साथ 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यह अग्नि 5 का 9वां टेस्ट है और यह मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है, और इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत पूरा एशिया है, और इसका टेस्ट किया गया। देख लो चीन, यह बताने के लिए
2 साल पहले गलवान में फेस ऑफ के बाद से ही ईस्टर्न बॉर्डर पर मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया गया। ब्रह्मोस, आकाश है, निर्भय मिसाइल, सब वहां तैनात है। इन मिसाइलों की तैनाती का मतलब क्या है जानते हैं? इस सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है ब्रह्मोस। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक। ये दुश्मन पर 3457 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसी तरह आकाश मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल और क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकते हैं। इसे 50 से 80 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च कर सकते हैं और इसकी स्पीड है 3000 किलोमीटर पर आवर। एक और मिसाइल है जिसकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर की गई है, निर्भय क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और दुश्मन पर कहर बनकर टूटती। अपने साथ यह 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह सब एलएसी पर लगा दिए गए, अपने सैनिक तैनात हैं। उसका मनोबल कैसे टूटता होगा? हम डर गए जी, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सरकार को गिरा रहे। सरकार क्या देश, और ये लोग क्या देश, सरकार देश ही ना चला रही है और सैनिक देश के लिए ही ना लड़ रहा है। तवांग में चीन ने जो किया वो नई बात नहीं है और सेना भी इसे समझती है और उसी हिसाब से तैयारी भी करती है। तवांग की हालिया घटना पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इसी तरफ इशारा किया है। नरवणे जी कह रहे हैं कि चाइनीज आर्मी हर साल ऐसी कोशिश करती है, हर साल वो हमारे इलाके में आने की 2-3 कोशिश करती है, हर बार उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना खुद को 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल मिलिट्री समझती है, लेकिन उनकी हरकतें हुड़दंगियों और स्ट्रीट फाइटिंग से ज्यादा नहीं लगती। जनरल नरवणे ने कहा कि कई सालों से चीन एलएसी पर हालात बदलने की कोशिश कर रहा है। वो सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन गलवान में झड़प के दौरान हमारी सेना ने उन्हें अच्छा जवाब दिया। अगर चीन समझौते का उल्लंघन करता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है।